अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम अब पता चला के साथ मैं हूं असद खरल और मेरे साथ हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरुज़्ज़मान कायरा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। नाजरीन, जिस तरह आप जानते हैं कि ये मुख्तलिफ आज हम प्रोग्राम में डिफरेंट स्टोरीज जो है उस पर डिस्कस करेंगे और पहले जो हमने स्टोरी जो है वो डिस्कस करेंगे नैब के हवाले से कि नैब जो है वो PMLN के हवाले से भी और पीपल्स पार्टी के हवाले से और सिंध के हवाले से नैब का क्या किरदार है, उस हवाले से एक तो नाजरीन से हम एक फहरिस्त शेयर करेंगे। ये 105 इश्तहारी मुल्ज़मान हैं, अदालती मफरूर हैं नैब के। ये नाजरीन आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ ओहदों पे तैनात भी हैं और इसमें ब्यूरोक्रेसी के लोग भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, इसमें मुख्तलिफ़ पुलिस के लोग हैं, इसमें मुख्तलिफ़ जो सरकारी वफाकी और सूबाई महकमों के जो सिंध के अंदर जो नैब सिंध की डोमेन में आते हैं। ये 105 इश्तिहारी मुल्ज़मान की फ़हरिस्त है जो आज भी अपने अमूर अंजाम दे रहे हैं और उसी तरह करप्शन कर रहे हैं। और इसमें कुछ पॉलिटिकल लोग भी हैं या पॉलिटिकल लोगों के लगाए हुए जो अपॉइंटीज़ हैं वो भी इसमें शामिल हैं। दूसरी जानब यही वजह है शायद कि नैब जो है उसका किरदार महदूद किया जा रहा है। सिंध असम्बली के अंदर बिल के ज़रिए नैब जो है उसकी पावर्स ख़त्म की जा रही हैं और इंडिपेंडेंट अपना प्रोविंशियल एक नैब बनाया जा रहा है। दूसरी जानब अगर नैब पंजाब की परफार्मेंस, नैब रावलपिंडी या नैब हेडक्वार्टर के हवाले से उनकी परफार्मेंस देखी जाए तो ये नाजरीन से हम फिर जिस तरह हमने कल भी वादा किया था कि हम नैब की अलमारी से रोज़ाना फ़ाइलें निकालेंगे और कौम के सामने रखेंगे कि नैब जो है वो क्या किरदार अदा कर रहा है। नाजरीन, एक तो पनामा केस के हवाले से 4 रेफरेंस की बात हो रही है, हम उसके हवाले से बात नहीं कर रहे। ये वो नैब की एक और हमने दस्तावेज़ात जो है निकाली हैं जिसके मुताबिक नैब ये कहता है कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ 12 इंक्वायरीज़ हैं हमारे ख़िलाफ़। नैब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर बताता है कि नैब के नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ 12 इंक्वायरीज़ हैं। 179 जो मेगा करप्शन केसेस हैं जिसका हमने जिक्र किया था, ये आप देख भी सकते हैं। फिर उसके बाद नैब ये बताता है कि शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ एक इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, ये भी नैब बताता है। नैब ये भी बताता है कि इसाक डार साहब के ख़िलाफ़ एक इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। ये मेगा करप्शन की फहरिस्त के अंदर जून 2015 और जुलाई 2015 में नैब के ये डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं जो नैब की जानब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सबमिट हुए। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि ये केस अगर 2000 से पेंडिंग पड़े हुए हैं, 17 साल से इन केसेस को आपने रेफरेंस नहीं इनका फाइल किया, आपने इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी स्टेज पे रखा है। इसके हवाले से नैब ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक डेडलाइन दी। 2015 जून और जुलाई में 7 जुलाई 2015 को इन्होंने डेडलाइन के मुताबिक इन्होंने कहा था कि 30 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर या मैक्सिमम हम 90 दिन के अंदर इन केसेस को कंप्लीट करेंगे। 2 साल से ज़ायद अरसा गुजर गया है, आज तक नैब ने इन 12 इंक्वायरीज़ में नवाज शरीफ साहब को सम्मन या नोटिस नहीं दिए, शहबाज शरीफ साहब को इस हवाले से आज तक तलब नहीं किया, इसहाक डार साहब को आज तक तलब नहीं किया। अब ये वो नैब का रवैया है कि एक तरफ जो लोग हैं जो बाअसर मुख्तलिफ ओहदों पे हैं, सियासी ओहदों पे हैं, उनके ऊपर नैब जो है बिल्कुल हरकत में नहीं आ रही। सुप्रीम कोर्ट के सामने अंडरटेकिंग देने के बावजूद, जिसमें 1 जुलाई 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा बाकायदा कि हाँ नैब जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। हमें ये पता चल गया है कि नैब झूठ बोलता है और नैब जो है अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करेगा और विदाउट फियर एंड फेवर और टाइमलाइन के मुताबिक इन केसेस को डिसाइड करेगा, जो कि उन्होंने फरिश्त दी और 30 दिन, 60 दिन और 90 दिन का टाइम लिया। कायरा साहब ये बताएं कि हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने नैब एक अंडरटेकिंग दे रहा है। 12 केसेस मैं नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ, एक शहबाज शरीफ साहब का केस है, इसाक डार साहब का केसेस है। अब सिंध के POs की एक बात तो अलहदा रह गई। अब सुप्रीम कोर्ट की अंडरटेकिंग के बावजूद नैब जो है वो 90 दिन की बजाय 2 साल से ज़ायद, क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए दोबारा फिर कोर्ट में रिज्यू करना पड़ेगा हमें खुद, या अदालत खुद इस पे दोबारा कॉग्निजेंस ले सकती है? जी आप बताइएगा।
शुक्रिया खैरल साहब। आपके मौजू की तरफ आता हूँ। आज का मौजू भी, इस पर बड़ी बातें करनी है, लेकिन आज का अपना गुफ्तगू का आगाज़ में एक इंतहाई बड़ी शख्सियत जो हमसे बिछड़े 9 साल हो गए, आज उनकी 9वीं बरसी है। मेरा मुराद फराज अहमद फराज साहब से है। शिबली फराज साहब के वालिद साहब हैं, लेकिन आज हम उनको याद अहमद फराज साहब के हवाले से कर रहे हैं। वो अहमद फराज जो पाकिस्तान का चेहरा था, जो पाकिस्तान की आवाज़ था, वो दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स का, वो दुनिया भर में लोगों के दिलों में मोहब्बतें पैदा करने का एक बड़ा नाम था। सारी दुनिया में उनके मदाहीन की एक बहुत बड़ी तादाद पाई जाती है। वो इतनी ताकतवर शख्सियत थे, अपने नज़रियात के हवाले से तालिब इल्मी से लेके लहद तक हर दौर में वो रियासतों के लिए, वो स्टेट चलाने वालों के लिए जहाँ कहीं उन्होंने कानून की वायलेशन की, रवायतों की वायलेशन की, उसके सामने डट जाने वालों में थे। जेलें, सौबतें, मुश्किलें ज़िंदगी भर बर्दाश्त करते रहे, लेकिन फराज साहब ने अपने रास्ते नहीं बदले। इतनी मोहब्बतें, वो इतने खुले दिल के आदमी थे कि उनसे कुछ छुपाया नहीं जाता था। वो जो थे वो थे। तो वो कहते हैं, उनका अपना ही शेर है ना कि ये क्या कि सबसे बयां दिल की हालतें करनी, फराज तुझको ना आई मोहब्बतें करनी। यानी वो जो था वो सबके सामने था और उनके अंदर छुपी हुई चीज़ें नहीं थी। आज वो हमसे बिछड़े 9 साल हो गए। ख़वातीन व हज़रात, आज हमारे पास फराज पैदा नहीं हो रहे हैं, आज फैज़ पैदा नहीं हो रहे हैं। क्या ये सोसाइटी का बांझपन नहीं है? क्या ऐसे मुआशरे जिनमें ऐसे बोलने वाले, ऐसे साहिब फन, ऐसे साहिब शऊर लोग पैदा नहीं होंगे, वो मुआशरे आगे कैसे बढ़ेंगे? ये सिर्फ हुक्मरानों से मुआशरे आगे नहीं बढ़ा करते, मुआशरों के कोड दूर नहीं हुआ करते। आज पाकिस्तानी सोसाइटी को जिसका बड़ा चैलेंज है, जिस अमल का, वो इंतहा पसंदी है, वो दहशत गर्दी है। और इसका सामना करने के लिए जब तक हम फराज को, फराज जैसों को, फराज की सोच को आगे लेके नहीं आएंगे, ख़वातीनो हज़रात, पाकिस्तान को हम एक रोशन पाकिस्तान नहीं बना पाएंगे। वो ऐसे हैं कि अपने जाने के बाद भी वो सदियों याद रखे जाएंगे। और फराज साहब खुद फरमाते हैं कि बदला न मेरे बाद भी मौजूए गुफ्तगू, बदला न मेरे बाद भी मौजूए गुफ्तगू, मैं जा चुका हूँ फिर भी तेरी महफिलों में हूँ। अल्लाह करे वो हमारी महफिलों में सदा रहे, हमारी आइंदा आने वाली नस्लों की महफिलों में रहे, इसलिए कि वो हमारी महफिलों में रहेंगे तो हमें इंसानियत का, असूलों का, ज़िंदगी के बेहतर असलूब का, गलती से के सामने डट जाने का ये सबक देते रहेंगे, हमारे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होंगे। अल्लाह उनके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे। शिबली साहब, आप अपने वालिद के लिए भी और अहमद फराज साहब के लिए, 2 हैसियतें उनके लिए। जी हाँ, बिल्कुल। एज अ वालिद मेरा उनसे यही 2 रिश्ते हैं। एक अहमद फराज जो कि शायर थे, और एक कैसे वालिद थे? नहीं, वो तो जी शुरू में जिस तरह हमारे यहाँ होता है कि शुरू में वो ज़रा सख्त थे, लेकिन जो हम मैट्रिक के बाद जो है तो हम बढ़ते गए, हम दोनों भाई, तो वो उनकी जो ये रिश्ता था वो दोस्ती में तब्दील होता गया, और आखिर में तो बिल्कुल जैसे कि दोस्त होते हैं, हर मौजू पे हम गुफ्तगू करते थे। बड़ी उनके साथ उनकी शख्सियत में एक पहलू जो था वो जो कि आम लोगों को नहीं पता, लेकिन चूँकि वो इतने लोगों से मिलते थे तो मैं ये नहीं कह सकता कि आम लोगों को नहीं पता। उनका हिस्से मज़ाक बहुत ही शानदार था, मतलब है जितनी उनकी शायरी को आप, पर मुझे उनकी कंपनी का बहुत मौका मिला, मैं बहुत खुश उनके साथ मिले हुए हैं, तो वो उनकी जो बात से जो उनकी बजला संजी थी, जो उनकी जो शख्सियत में जो चाम था, कहानियाँ जिस तरह बनाते थे, जिस तरह सुनाते थे, जिस तरह उनकी जो कि शायर होते हुए भी, कारा साहब, ये एक चीज़ थी उनमें, एक कमाल जो मैंने देखा कि जब हमेशा नॉर्मली जो शायरों के बारे में एक इमेज होता है वो ये है कि जी बाल लंबे, दाढ़ी बड़ी हुई है, कपड़े बड़े वेल ड्रेस्ड, बड़े वो उस लिहाज से वेल ड्रेस्ड, फराज हो और कोई और बोले, बिल्कुल बिल्कुल वो मतलब उस मामले में बहुत ही उनको अल्लाह ताला ने ये सारा चीज़ें इकट्ठी दी हुई थी, उसके ऊपर जो टैलेंट उनको अल्लाह ताला ने दिया था। तो मैं समझता हूँ कि वो जेन्युइन तौर पे एक जेन्युइन पाकिस्तानी थे, जो कि हमेशा अपने मुल्क के बारे में बहुत ही ज़्यादा वो परेशान रहते थे, और उनके बारे में हमेशा वो बातें जैसी करते थे, और फील करते थे। और तभी मेरा ख्याल है कि उनकी कलाम में इतनी वो है इम्पैक्ट है कि उन्होंने दिल से जो भी किया, वो जो उनका एक शेर है कि जिसे भी चाहा है शिद्दत से चाहा है फराज, सिलसिला टूटा नहीं दर्द की जंजीर का। तो वो उस लिहाज से ज़ाहिर है एज़ आ वालिद और फिर एज़ आ शायर
दोनों चीज़ें मेरे लिए तो बहुत ही फ़ख्र का बायस हैं, और मुझे बहुत इस आपके ज़रिए और आपके ये चैनल के उसके ज़रिए मैं पाकिस्तान के अवाम की इंतहाई दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़ात में देखा है कि जिस तरह की मोहब्बत उन्होंने, जिस तरह की रिस्पेक्ट उन्होंने फराज साहब को दी है, और फिर जो मीडिया हाउसेस हैं जिस तरह से उन्होंने फराज साहब के जो वो एक सफ़र था या उनकी जो भी एक जद्दोजहद थी उसको किसी न किसी तरीके से जारी और सारी रखा है। और आज जो आप गुफ्तगू भी कर रहे हैं तो ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है, और ये उम्मीद करता हूँ कि हम अब हमारे मुल्क के हमारे लोग ये इन शोरा को पढ़ें जो भी आपने नाम लिए, बड़े बड़े शायर इस मुल्क में गुजरे हैं, क्योंकि इनके जो शायरी है उसमें पैगाम है, वो सिर्फ एक मशहूर होने के लिए नहीं है, एक वक्ती किसी एक ज़माने के लिए भी नहीं, किसी एक ज़माने के लिए नहीं है, वो चलता रहता है। आपको हर मौके के मुताबिक फराज साहब की कम अज़ कम मैं बात कर सकता हूँ कि जैसे कि आज के लिए लिखा है और अभी लिखा है, और ये तो इसलिए ये जो है तो ये और फिर किसी उन्होंने फिलोसोफर का, किसी बड़े थिंकर का यही कमाल होता है कि वो हर अहद में जिंदा होता है, और इसीलिए कहते हैं ना कि वो मरा नहीं है। और उन्होंने खुद भी अपने उसमें एक शेर में ये कहा है कि जहाँ तक उनकी शायरी का ताल्लुक है और कि वो शेर है कि शायरी ताज़ा ज़मानों की है महमार फराज, शायरी ताज़ा ज़मानों की है महमार फराज, ये भी एक सिलसिला कुन फ़यकूं है यूं है। तो मतलब है कि इसमें हमें ढूंढना चाहिए, हमें ये दो मिसरों में जो है तो बाद वक़्त पूरा हमें एक दीवान आज भी हमारी कोई लाइब्रेरी हमारी उनके कलाम और उनकी जो किताबें हैं उनके बगैर मुकम्मल ही नहीं होती। और आज भी हमारी नौजवान नस्ल में भी मैं समझता हूँ सबसे मकबूल अगर पॉपुलर शायर हैं तो आज भी वो अपनी वो कलाम के ज़रिए आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा है, और नौजवान नस्ल जो है उनको एक दिलों की धड़कन है, और उनका कलाम जो है बड़े बड़े पाकिस्तान के जो गीत हैं, नगमे हैं, जो बड़े बड़े सिंगर हैं हमारे, और उन्होंने गाए हैं, और आज भी वो उसी तरह उनका कलाम उसमें हर तरीके से हमें जिस तरह वो बताया कि एक विजडम भी है, उसमें एक सोच है, हसास एक है, और माशरे की वो अक्कासी, वो तस्वीर कशी उन्होंने की है कि आज भी बिल्कुल उसी तरह हमें नज़र आता है जिस तरह कि कल ऐसे ही एक बात की और आज के वाक़े के बारे में एक बात की जा रही है। बिल्कुल इसमें आप भी जिस तरह और भी शायर हैं, हबीब जालब साहब हैं, फराज साहब हैं, अपने ज़माने के नहीं आज के ज़माने के भी बड़े शायर हैं। जी जी जी, बहुत शुक्रिया असद खरल साहब, फराज साहब और इन जैसे हमारे जो लीजेंड्स हैं, ऑल टाइम हमारे एसेट्स हैं, हम उनको याद करते रहेंगे, उनसे हदायत लेते रहेंगे, और अल्लाह करे वो दिन जल्द आए कि हम इस सोच के हामिल और लोग पैदा करने, क्योंकि ज़िंदा माशरे ऐसे इंसान पैदा करते रहते हैं, ऐसी सोच परवान चढ़ाते रहते हैं, और ज़िंदा माशरे वही होते हैं जहाँ फ़नकार तख्लीक होते रहते हैं, वो तख्लीक भी करते रहते हैं और तख्लीक होते भी रहते हैं। अल्लाह हमें वो जल्द वक्त दिखा दे। ख़वातीन, तो असद साहब मैं अब आपके सवाल की तरफ आता हूँ जहाँ से आपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ किया था। जी जी, आपने नैब के किसी स्टोरी का जिक्र किया है, कोई कितने 100 बंदे हैं जो इश्तिहारी हैं और वो अभी अपने उद्यम पे काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपनी स्टोरी अभी इसी प्रोग्राम के अंदर उन लोगों के नाम लीजिए, मैं वक्फे के अंदर सिंध गवर्नमेंट से बात करूँ ताकि मुझे पता चले वो कौन है जो आज भी बाकायदा मतलूब होने के बावजूद, इश्तिहारी मुल्ज़म अदालतों के होने के बावजूद वो उहदों पे काम कर रहे हैं, वो कौन से सरकारी मुलाजम हैं, क्योंकि सरकारी मुलाजम तो कोई ऐसा काम कर नहीं सकता। हाँ, ये बात अगर आप कहें कि जी सिंध गवर्नमेंट ने नैब के कानून को वहाँ से फेडरल नैब के कानून को ख़त्म किया और अपना सूबाई कानून बनाना चाहा, तो ये आइन के तहत उनको ये इख्तियार हासिल है, उनकी इंटरप्रिटेशन ये है, और ये कानून उन्होंने को अकेले नहीं बनाया, इससे पहले KPK के अंदर भी उनका अपना प्रोविंशियल नैब मौजूद है। ये कोई उन्होंने को नया काम नहीं कर दिया, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर, उसकी नीयत के ऊपर जितने चाहें आप कुछ और तरह सोचें, मैं कुछ और तरह सोचूं, लेकिन ये बात कि 100 कुछ लोग या 200 कुछ लोग जो इश्तिहारी हैं नैब के या अदालतों के, नैब के इश्तिहारी नहीं होते, अदालतों के इश्तिहारी होते हैं, क्योंकि उनका केस अल्टीमेटली अदालत में चले जाते हैं। सो अगर नैब के या अदालतों के इश्तिहारी हैं और गिरफ्तार नहीं हुए तो फिर नैब से बड़ी कौन नालायक होगा। और फिर वहाँ पे तो सिर्फ सिंध पुलिस नहीं है, वहाँ तो पुलिसिंग का इख्तियार बाकायदा रेंजर्स के पास भी मौजूद है, और रेंजर्स अभी तक उन लोगों को गिरफ्तार करके उनके पास पहुँचा चुकी होती या अदालतों में ले जा चुकी होती। रेंजर्स ने तो खुद लोगों को करप्शन के चार्जेस पे खुद उठा लिया, खुद उनको दहशतगर्दी के मामलात में उठा लिया, जिस मामले में सिंध गवर्नमेंट का और रेंजर्स का बाकायदा क्लैश रहा, इख्तलाफ रहा। आपका
ये जो नुक्ता नज़र है कि बहुत सारे लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा होगा, आपका अपना नुक्ता नज़र है, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपने यकीनन कोई रिसर्च की होगी, लेकिन ये जो बात है, ये बात कोई जी शऊर बाहर नहीं कर सकता कि लोग मतलूब हों, इश्तिहारी हों और अपने दफ्तरों में बैठे हों और सिंध के अंदर बैठे हो तो ये कायरा साहब, मुझे हैरान किया आपने उनमें से मेजॉरिटी के नाम पंजाब में दिए हैं। हाँ, कायरा साहब, इसके अलावा पंजाब में उनके नाम दिए हैं। थोड़ा सा मैं बताता हूं, इसके अलावा इसी तरह थोड़ा सा मैं आपकी तरफ ही आऊंगा। एंटी करप्शन पंजाब के इश्तिहारियों की तादाद भी 200 से ज्यादा है जो मुख्तलिफ ओहदों पे तैनात है। जी जी, आप असद साहब जरा ठहरिए। जी जी, असद साहब जरा ठहरिए। जी जी, ठहरिए जरा। आपने लिखा है इश्तिहारी मुल्ज़िम इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, सियालकोट, कसूर, दादू और हैदराबाद जैसे शहरों में। जी जी, सिंध गवर्नमेंट के मुलाजिम जो हैं वो इस्लामाबाद में हैं, वो कराची में हैं, वो लाहौर में हैं, सियालकोट और कसूर में हैं। क्या यहाँ भी पीपल्स पार्टी की हुकूमतें हैं कि जो उनको गिरफ्तार नहीं कर रही? यही तो मैं करना, तो अल्टीमेटली नैब ने करना है ना, हुकूमतों ने नहीं करना, हुकूमतों ने नहीं करना। कायरा साहब, नैब ने करना है और यही एंटी करप्शन पंजाब की सूरत हाल है। ये नैब का नहीं, एंटी करप्शन पंजाब जो है, रेंजर्स मौजूद है, रेंजर तो दहशतगर्दी में पकड़ेगी ना। रेंजर एंटी करप्शन के मामलात में रेंजर तो हाथ नहीं डाल सकती ना। रेंजर तो दहशतगर्दी में पकड़ेगी, रेंजर करप्शन में पकड़ रही है। नहीं, करप्शन में एक केस बता है तो नैब अपना केस उसको दे सकता है। एंटी टेररिज्म एक्ट के अलावा बताइए ना आप उनके। जी जी, आप मुझे नाम बताइए ताकि मैं सिंध गवर्नमेंट से कंफर्म करूं। मैं कहता हूं, मैंने तो लिस्ट दे दी है, पब्लिक कर दी है, उसके बाद एक एक बंदे का भी बता सकता हूं, लेकिन एक साथ मैं बता रहा हूं, ये सिंध हुकूमत का इशू नहीं है, इशू हम नैब पर डिस्कस कर रहे हैं। ये सिंध हुकूमत ने बंदे नहीं पकड़ने। आप मुझे 2-4 नाम दे दीजिए जो कराची में लगे हुए पूरे हैं। 105 मैं आपको 105 बंदों की एक एक पोस्टिंग दे दूंगा। मैं कोशिश करूंगा जिम्मेदार से किसी से पूछूं। बिल्कुल, मैं आपको दे दूंगा, ऑलरेडी दिया हुआ है पोस्टिंग एग्जैक्ट। मैं अभी आपको कह रहा हूं, आप मुझे 2-4 नाम बताइए, मैं अभी पूछता हूं। अच्छा, दूसरी बात ये, मैं आपको कह रहा हूं, मैं भी पूछता हूं, मैं कहता हूं आप ताकि इसकी ऑथेंटिसिटी आ जाए। बिल्कुल, मैं ये लिस्ट है, मैं उसके ऊपर जो स्टैंड कर रहा हूं, कोई इशू नहीं है। मैं आपको 4 की जगह 10-20 जितने नाम कहेंगे दे दूंगा, लेकिन साथ में जो दूसरा एक केस किया है नवाज शरीफ साहब की 12 इंक्वायरियां, मैं 10-20 नहीं मांग रहा, मैं कह रहा हूं मुझे आपकी रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी के लिए मैं कहता हूं ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये 2 बताइए ताकि मैं पूछूं सिंध गवर्नमेंट से कि ये 2 बंदे फलां दफ्तरों में क्यों बैठे हुए हैं। ऑफिशियल रिपोर्ट है और एक एक बंदे का नैब की रिपोर्ट है, पॉइंट आउट कर दूंगा आप पूरा प्रोग्राम चाहिए। खरल, एक बात गौर करो, 105 आपने एक रिपोर्ट दी है, एक एक बंदे का मैं आपको बताना शुरू कर दूं, पूरा प्रोग्राम लग जाएगा। दे दी ना, जी जी, इसके ऊपर हमें बोलना है, आपको नहीं बोलना। जी बिल्कुल, हम बिल्कुल लगे 10 घंटे लगे। आपने एक गवर्नमेंट को अलर्ज किया है, जी जी, मेरी जमात को, तो मैं क्या बोलूंगा नहीं, क्या मैं आपकी बात को सहीफा समझ लूंगा? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपने नैब की एक रिपोर्ट कहीं से निकाली, बिल्कुल निकाली होगी, बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन आपका हक है। लेकिन ये बताइए, मैं आपसे 2 नाम पूछ रहा हूं, जस्ट 2। मैं कहता हूं मैं सारे नाम बताने के लिए तैयार हूं। वक्फे में मैं आपको सारे एक एक बंदे की पोस्टिंग के साथ बताऊंगा। तो भाई बता दो, जिम्मेदारी बताओ, मैं वक्फे में पूछता हूं। मैंने 105 बंदों की इसलिए नहीं रिसर्च उसके साथ कॉलम ऐड किया क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाना था। ये नैब के ऊपर, सिंध हुकूमत के ऊपर बात नहीं कर रहे। ये नैब का इशू है, ये सिंध हुकूमत का इशू नहीं है। बार जरा समझने की कोशिश करें, हम नैब की परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 प्रोग्राम अब पता चला।